नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धूलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति को लेकर चल रहे विवाद में कलकत्ता हाईकोर्ट ने फिलहाल विधानसभा अध्यक्ष के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। अदालत ने कोई अंतरिम आदेश जारी नहीं किया, जिससे स्पीकर की तरफ से की गई नियुक्ति फिलहाल बरकरार रहेगी। मामला तब शुरू हुआ जब तृणमूल कांग्रेस के नेता शोभनदेव चट्टोपाध्याय ने बागी विधायक ऋतव्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष नियुक्त किए जाने को चुनौती दी। टीएमसी के दो अलग अलग गुटों ने नेता प्रतिपक्ष पद के लिए अलग अलग नाम भेजे थे। पार्टी नेतृत्व ने शोभनदेव चट्टोपाध्याय का नाम प्रस्तावित किया था, जबकि बागी विधायकों के गुट ने ऋतव्रत बनर्जी के नाम की सिफारिश की थी, जिसे विधानसभा अध्यक्ष ने स्वीकार कर लिया। जस्टिस कृष्ण नाउर ने सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों को हलफनामा दाखिल करने और 2 हफ्ते के अंदर जवाब देने का निर्देश दिया। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 28 जुलाई तय की है। तब तक ऋतव्रत बनर्जी नेता प्रतिपक्ष पद पर बने रहेंगे। तो 28 जुलाई को मामले में अगली सुनवाई होगी। हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश देने से फिलहाल इनकार कर दिया है। तो ऋतव्रत बनर्जी फिलहाल विपक्ष के नेता बने रहेंगे। ममता बनर्जी को हाईकोर्ट से ये बड़ा झटका लगा है। और खबर पर ज़्यादा चर्चा के लिए हमारे मैनेजिंग एडिटर रमेश ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ गए। रमेश जी, ऋतव्रत बनर्जी फिलहाल विपक्ष के नेता बने रहेंगे और ममता बनर्जी को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लग गया है, कैसे देख रहे हैं? मुझे लगता है राजनीतिक जब सफर आदमी का शुरू होता है तो इस तरीके से उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं, लेकिन ममता बनर्जी ने कभी ऐसा सोचा भी नहीं होगा कि पार्टी भी टूट जाएगी, सरकार भी चली जाएगी, और वो चाह रही है, जो भी चाह रही है वो हो नहीं पा रहा। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है, जो राजनीतिक स्टैंस जो होनी चाहिए थी ममता बनर्जी को, जिस हिसाब से चलना चाहिए था, मुझे लग रहा है उसमें कहीं ना कहीं ग्रिप रह गई है। आज वो अपने कैडर को संभाल नहीं पाई, और जब चुनाव लड़ने जा रहे थे तो मुझे लगता है कि इनके अंदर, या फिर अभिषेक बनर्जी की एक कह के मोनोपोली की बात कर लो, या फिर इनकी एक छत्र राज की अगर बात करें, तो ये दोनों जब आपस में कनेक्ट होते हैं तो ये लगता है कि इन दो लोगों ने कभी तीसरे लोगों को मौका ही नहीं दिया टीएमसी में। क्योंकि ये बात मुझे लगता है सिद्ध शुभेंदु अधिकारी के ऊपर भी होती है। जब वो पार्टी में दूसरे नंबर के नेता होते थे तो उनकी भी बड़ी इच्छा आकांक्षाएं हुआ करती थी, लेकिन बहरहाल उनको कुछ दिया नहीं। वो जो चाह रहे थे वही हुआ, वो पार्टी से बाहर गए, कैडर तोड़ के भी बाहर चले गए। अब विपक्ष का जिस तरीके से पद है और इन सब चीजों को अगर देखा जाए, मुझे लग रहा है कोर्ट ने जो फैसला दिया है तो उन्होंने संख्या नंबर के हिसाब से दिया है, क्योंकि इस समय पलड़ा किसकी तरफ ज्यादा है और कैसे भारी है, उसी को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कोर्ट का फैसला है जी। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके की टीएमसी में स्थिति इस वक्त देखने को मिल रही है, और उसके लिहाज से इस फैसले को काफ़ी ज़्यादा झटके के तौर पर देखा जा रहा है ममता बनर्जी के लिए। जिस तरीके से एक के बाद एक कई बागी जो विधायक हैं उनकी तरफ से बयानबाजी निकल कर सामने आई, और जिस तरीके से चुनाव हारने के बाद से अब तक टीएमसी की अगर हम बात करें तो काफ़ी ज़्यादा फूट उसमें देखने को मिल रही है। इस लिहाज से भी एक बड़ा झटका यहाँ पर ममता बनर्जी के लिए माना जा रहा है। नहीं, देखिए, जैसे यूटीवी में कल हुआ है, जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना है, उनमें कहा गया है कि उनके 2 सांसदों के ऊपर किसी मामले को लेके कोर्ट में फैसला था, सीबीआई की स्पेशल अदालत में, और वो आज आ जाना था 18 तारीख को। तो उससे पहले ही भारतीय जनता पार्टी के लोग चले गए कि आप अगर शिवसेना छोड़ के हमारे पास आ जाते हो तो फैसला आपके मुताबिक होगा, और 18 को नहीं आएगा, वो 19 को आ जाएगा। और वैसा ही हुआ। तो विपक्ष आरोप लगा रहा है, क्या अदालतों के फैसले भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लिख के जा रहे हैं? अगर इन बड़े बड़े जो आरोप लगाए जा रहे हैं, तो अगर हम एक टाइमलाइन, लंबी टाइमलाइन उठा के अगर हम देखें, चाहे टीएमसी की हो जाए, चाहे तेलंगाना का मामला हो, चाहे शिवसेना, एसपी, बीएसपी, जितनी भी पार्टियों में हाल फिलहाल में जो फैसले हुए हैं, उन पार्टियों के फेवर में फैसला नहीं गया है। ये आपने देखा होगा। अभी कोर्ट में जब एसआईआर का मुद्दा आता है, कोर्ट ने पूरी तरीके से उसको खारिज कर दिया। 27 लाख वोटरों ने, यही टीएमसी ने आरोप लगाया था, सुप्रीम कोर्ट में पहुंची थी जाके, तो वो बात सिद्ध भी हो रही थी
कि वास्तव में इतने लोगों के नाम नाजायज तरीके से काटे गए। उस पर कोर्ट की ये टिप्पणी की नहीं, चलो इस बार अगर वोट नहीं कर रहे तो अगली बार वोट कर देंगे। तो इस लिहाज से पक्षपात तो पैदा होता है। क्या कोर्ट के फैसले कहीं ना कहीं से प्रभावित किए जा रहे हैं? लेकिन बहरहाल जो चीजें ममता बनर्जी के साथ में हो रही हैं, अगर इस तरीके से अगर होता रहा, पार्टी के अंदर जो बचे कुचे लोग हैं उनका भी मनोबल टूटेगा। और रही बात इनकी जो ऊर्जा टीएमसी की रही है या ममता बनर्जी की, अभिषेक बनर्जी की रही है, वो यहीं से मुझे लगता है इनके जो दिन है खराब शुरू हो जाएंगे। जी चलिए रमेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल ममता बनर्जी को एक बड़ा झटका हाई कोर्ट से लगा है। ऋतुव्रत बनर्जी फिलहाल विपक्ष के नेता बने रहेंगे और 28 जुलाई को इस पूरे मामले में अगली सुनवाई होगी। हाई कोर्ट ने अंतरिम आदेश देने से फिलहाल इनकार कर दिया है। वहीं भारत भले ही G7 समूह का औपचारिक सदस्य नहीं है, लेकिन वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था में उसकी बढ़ती भूमिका के कारण उसे लगातार इस मंच पर विशेष अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया जाता रहा है। अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान जैसे विकसित देशों के समूह के लिए भारत अब एक महत्वपूर्ण साझेदार बन चुका है। ग्लोबल इकोनॉमी, जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा सुरक्षा, तकनीक और भू राजनीतिक चुनौतियों जैसे मुद्दों पर भारत की राय को विशेष महत्व दिया जा रहा है। भारत ने केवल दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होना ही नहीं, बल्कि विकासशील देशों की चिंताओं को वैश्विक मंचों तक पहुंचाने में भी अहम भूमिका निभा दी है। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्नाव में एक जनसभा को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार की विकास गति, कार्यशैली और उपलब्धियों की बराबरी करने की क्षमता विपक्षी दलों में नहीं है। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि केंद्र और राज्य सरकार के समन्वय से उत्तर प्रदेश का व्यापक कायाकल्प हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था मजबूत हुई है, बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे का विकास हुआ है और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा किए गए हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पहले उत्तर प्रदेश की पहचान अपराध और अव्यवस्था से जुड़ी थी, लेकिन आज राज्य विकास, निवेश और सुशासन के नए मॉडल के रूप में उभर रहा है। उन्होंने विपक्ष पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश की जनता विकास और सुशासन की राजनीति के साथ खड़ी है। उधर पश्चिम बंगाल सरकार ने स्पष्ट किया है कि मुख्यमंत्री पद छोड़ने के बाद भी ममता बनर्जी को प्रोटोकॉल के तहत पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में निर्धारित सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी। राज्य सरकार का यह बयान वीआईपी सुरक्षा व्यवस्था में हालिया बदलावों और नए सुरक्षा कर्मियों की तैनाती को लेकर उठे सवालों के बीच आया है। सरकारी सूत्रों के अनुसार राज्य के पूर्व मुख्यमंत्रियों को मिलने वाली सुरक्षा श्रेणी और सुविधाएं तय नियमों के अनुसार जारी रहेंगी। सरकार ने कहा कि ममता बनर्जी की सुरक्षा में किसी प्रकार की कटौती नहीं की जा रही है और उन्हें पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में सभी आवश्यक सुरक्षा प्रावधान उपलब्ध कराए जाएंगे। हाल के दिनों में राज्य के कई वरिष्ठ नेताओं और वीआईपी व्यक्तियों की सुरक्षा व्यवस्था में बदलाव किए गए, जिसके बाद इस मुद्दे पर राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई। सरकार के स्पष्टीकरण के बाद इस मामले को लेकर स्थिति साफ हो गई है। वहीं मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी को बड़ा झटका देते हुए उनके खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट पर लगी अंतरिम रोक को हटा दिया है। जस्टिस प्रमोद कुमार अग्रवाल की एकल पीठ ने भोपाल की विशेष अदालत के वारंट पर रोक संबंधी आदेश को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि अब गिरफ्तारी वारंट की तामील पर कोई कानूनी बाधा नहीं है। ये मामला विशेष अदालत की तरफ से जारी वारंट को चुनौती देने से जुड़ा था, जिस पर पहले अंतरिम राहत दी गई थी। हाईकोर्ट के ताज़ा फैसले के बाद जांच एजेंसियों के लिए आगे की कार्रवाई का रास्ता साफ हो गया है। मामले को लेकर राजनीतिक और कानूनी हलकों में भी चर्चाएं तेज हो गई हैं। वहीं झारखंड की 2 और मिजोरम की 1 राज्यसभा सीट के लिए मतदान शुरू हो गया है। झारखंड में सबसे ज़्यादा नजरें दूसरी सीट के मुकाबले पर टिकी हुई हैं, जहां कांग्रेस उम्मीदवार प्रणव झा और एनडीए समर्पित निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवानी के बीच कड़ा मुकाबला माना जा रहा है। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम के उम्मीदवार बैद्यनाथ राम की जीत लगभग तय मानी जा रही है। 81 सदस्य झारखंड विधानसभा में सत्तारूढ़ इंडिया गठबंधन के पास 56 विधायक हैं, जबकि भाजपा नीत एनडीए के पास 24 विधायक हैं। राज्यसभा की 1 सीट जीतने के लिए 28 प्रथम वरीयता वोटों की आवश्यकता है। ऐसे में दूसरी सीट का परिणाम क्रॉस वोटिंग और राजनीतिक रणनीति पर निर्भर कर सकता है। वहीं भारतीय रक्षा एवं एरोस्पेस कंपनी नाइब लिमिटेड ने मध्य प्रदेश के महू स्थित इन्फेंट्री स्कूल में भारतीय सेना के सामने अपने अत्याधुनिक गरुड़ास्त्र लॉन्ग रेंज 120 मिलीमीटर व्हीकल माउंटेड मोटार सिस्टम का सफल प्रदर्शन किया। ये स्वदेशी प्रणाली मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान को मजबूती देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। गरुड़ास्त्र जीपीएस और लेजर निर्देशित हथियारों से लैस है, जिससे यह 7 से 10 किलोमीटर दूर स्थित लक्ष्यों पर
बेहद सटीक हमला करने में सक्षम है। इसकी सबसे बड़ी खासियत शूट एंड स्कूट क्षमता है। 4x4 वाहन पर आधारित यह सिस्टम मात्र 30 सेकंड में फायरिंग के लिए तैयार हो जाता है और फायरिंग के बाद केवल 15 सेकंड के अंदर अपनी स्थिति बदल सकता है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि प्रणाली युद्ध क्षेत्र में सेना की मारक क्षमता और गतिशीलता दोनों को बढ़ाएगी, साथ ही दुश्मन की जवाबी कार्रवाई से बचने में भी मददगार साबित होगी। गरुड़ास्त्र का सफल प्रदर्शन भारतीय रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी तकनीक की बढ़ती ताकत का संकेत माना जा रहा है। वहीं महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना यूबीटी में बगावत की अटकलों के बीच पार्टी ने दिल्ली में संसदीय दल की अहम बैठक बुलाई। हालांकि बैठक में सांसदों की कम मौजूदगी ने उद्धव खेमे की एकजुटता को लेकर नए सवाल खड़े कर दिए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली में आयोजित बैठक में पार्टी के केवल 3 सांसद ही पहुंचे। ऐसे में चर्चा तेज हो गई है कि क्या उद्धव ठाकरे अपने सांसदों को एकजुट रखने में सफल हो पाएंगे या पार्टी में टूट की आशंकाएं और बढ़ेंगी। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि महाराष्ट्र में पहले ही शिवसेना के विभाजन का सामना कर चुके उद्धव ठाकरे के लिए यह स्थिति नई चुनौती बन सकती है। फिलहाल सभी की नजरें बैठक के नतीजों और पार्टी नेतृत्व की अगली रणनीति पर टिकी है। शिवसेना यूबीटी के 6 बागी सांसदों के पार्टी छोड़ने की वजह सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक सांसदों ने लोकसभा स्पीकर के समक्ष दिए प्रस्ताव में दावा किया कि उन्हें पार्टी के कांग्रेस में विलय की आशंका थी। प्रस्ताव में कहा गया कि बाल ठाकरे की स्थापित शिवसेना कांग्रेस में विलय के लिए नहीं बनी थी। सांसदों ने संजय राउत के कुछ बयानों पर भी नाराजगी जताई और कहा कि इन्हीं कारणों से पार्टी नेतृत्व पर उनका भरोसा टूट गया, जिसके बाद उन्होंने अलग होने का फैसला लिया। वहीं केरल में कथित ऑर्गन ट्रैफिकिंग और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने कोच्चि समेत राज्य के कई जिलों में एक साथ छापेमारी कर अहम दस्तावेज और वित्तीय रिकॉर्ड खंगालने शुरू कर दिए हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने केरल में कथित अंग तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए कोच्चि, तिरुवनंतपुरम और कोट्टायम समेत 10 से अधिक ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। जांच एजेंसी की कार्रवाई मुख्य आरोपी नजीब से जुड़े ठिकानों और कुछ प्रमुख अस्पतालों पर केंद्रित रही। ईडी के मुताबिक ये मामला ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए फर्जी दस्तावेज तैयार कर नियमों को दरकिनार करने वाले एक संगठित रैकेट से जुड़ा हुआ है। जांच में सामने आया है कि प्रत्यारोपण की मंजूरी हासिल करने के लिए कथित तौर पर विधायकों, सांसदों और पुलिस अधिकारियों के फर्जी लेटर हेड तथा अनुशंसा पत्रों का इस्तेमाल किया गया। राजधानी दिल्ली में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने पाकिस्तान के खुफिया एजेंसी ISI से जुड़े कथित मल्टी स्टेट टेरर मॉड्यूल के 5 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जांच के अनुसार ये नेटवर्क पाकिस्तान में बैठे हैंडलर शहजाद भट्टी और उसके सहयोगियों के इशारे पर काम कर रहा था। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सोहेल, सोनू मीणा, सचिन मीणा, मोहम्मद कैफ और रेहान के रूप में हुई है। पुलिस का आरोप है कि इन्हें दिल्ली और आसपास के इलाकों में पुलिस कर्मियों को निशाना बनाने, पाकिस्तान समर्पित प्रचार सामग्री फैलाने और कथित संगठन तहरीक-ए-तालिबान हिंदुस्तान के पक्ष में ग्राफिटी बनाने का काम सौंपा गया था। जांच में यह भी सामने आया है कि गिरोह पंजाब के रास्ते पाकिस्तान से अवैध हथियार, गोला बारूद और नशीले पदार्थ मंगवाकर दिल्ली NCR समेत कई क्षेत्रों में सप्लाई करता था। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 5 पिस्तौल, 41 कारतूस, 7 मोबाइल फोन और एक स्कॉर्पियो SUV बरामद की है। वहीं रामपुर में स्वास्थ्य विभाग की नोडल टीम ने फर्जी अस्पतालों, पैथोलॉजी लैब और क्लिनिकों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए कई संस्थानों को सील कर दिया। विभाग ने स्पष्ट किया है कि जांच के बाद संचालकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। कार्रवाई मिलक और शहबाद क्षेत्र में की गई, जहां बिना मानकों के संचालित हो रहे स्वास्थ्य संस्थानों की जांच की गई। जांच के दौरान एक पैथोलॉजी लैब और एक क्लिनिक को सील कर दिया गया। स्वास्थ्य विभाग की इस कार्रवाई से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। छापेमारी की सूचना मिलते ही कई झोलाछाप संचालकों ने अपनी दुकानें बंद कर दी और मौके से गायब हो गए। अधिकारियों का कहना है कि अवैध रूप से स्वास्थ्य सेवाएं संचालित करने वालों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा, ताकि लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वालों पर प्रभावी कार्रवाई की जा सके। वहीं पीलीभीत में हिंदू बच्चे से दरिंदगी का आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि पुलिस अधीक्षक प्रेस कॉन्फ्रेंस सुकृति माधव ने इस पूरे मामले की जानकारी दी है और उन्होंने बताया कि आरोपी उमर ने 9 वर्षीय हिंदू बच्ची के साथ दरिंदगी कर उसे अपनी हवस का शिकार बनाया, जिसके बाद घटना की सूचना मिलने के 1 घंटे के बाद ही पीलीभीत पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पुलिस टीम ने आरोपी उमर को गिरफ्तार कर लिया। वहीं पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है। देखिए, कल रात को लगभग 10 बजे सुनगढ़ी थाना क्षेत्र में एक प्रकरण संज्ञान में आया, जिसमें कि यह पता चला कि एक नाबालिग बालिका जिसकी उम्र लगभग 9 वर्ष है, उसको एक दूसरे समुदाय के व्यक्ति जिसका नाम मोहम्मद उमर है, जिसकी उम्र लगभग 66 साल है, उसके द्वारा बहरा फुसला कर ले जाया गया और उसके साथ गलत कार्य किया गया। और इसमें यह भी जानकारी हुई है कि जो अभियुक्त है और जो वादी पक्ष है वो एक दूसरे को जानते थे
और जो अभियुक्त है वो अपनी बकरियां जो है वहाँ पे पूर्व में बटाई पे देने का कार्य करता था। और उसी क्रम में जैसे ही ये जानकारी हुई, पुलिस के द्वारा इसमें तत्काल जो परिजन है उनके तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया और इसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए 1 घंटे से भी कम समय में जो अभियुक्त है उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की। सर, बात आ रही थी कि बुजुर्ग करने की बात आ रही थी, घर पे और अलग करना करने की बात आ रही थी। देखिए, सीओ और एसडीएम वहाँ पे मौके पे हैं और मौके पे जांच की जा रही है। जो भी इसमें इरेगुलरिटीज अगर पाई जाएगी तो उस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने हेतु निर्देश दिया गया। सर, कोई गुमशुदगी दर्ज हुई थी, जैसे बताया जा रहा रविवार को गुम हुई थी? नहीं, ऐसे संबंध में इसमें पहली सूचना कल रात को ही 10 बजे परिजनों और कुछ और लोगों ने थाने पर रखी। बदायूं जिला अस्पताल से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां मृत महिला के कानों से कुंडल चोरी होने का आरोप लगा है। घटना का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद होने के बाद मामला चर्चाओं का विषय बन गया। जानकारी के अनुसार महिला को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। तो आरोप है कि शव को वाहन में रखने के दौरान एक युवक ने महिला के कानों से कुंडल निकाल लिए। परिजनों को जब इसकी जानकारी हुई तो उन्होंने सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपी की पहचान की और उसे पकड़ लिया। इसके बाद मामले की शिकायत पुलिस से की गई और कार्रवाई की मांग उठाई गई। घटना के बाद अस्पताल प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। बताया जा रहा है कि मृत महिला दातागंज क्षेत्र की निवासी थी। घटना के बाद परिजनों में आक्रोश व्याप्त है। वहीं फिरोजाबाद में उस समय हड़कंप मच गया जब रूपसपुर के पास गुजर रही एक मालगाड़ी के कोच में अचानक आग लग गई। मालगाड़ी गुजरात से असम की ओर जा रही थी और उसके एक डिब्बे में कई 4 व्हीलर वाहन लदे हुए थे। आग लगने की सूचना मिलते ही फायर विभाग सक्रिय हो गया। फिरोजाबाद और टूंडला से कई फायर टेंडर मौके पर भेजे गए। दमकल कर्मियों ने संयुक्त अभियान चलाकर आग पर काबू पाया और उसे पूरी तरह बुझा दिया। घटना की सूचना पर स्थानीय पुलिस, जीआरपी और फायर विभाग की टीमें भी मौके पर पहुंच गई। सभी एजेंसियों के समन्वित प्रयास से स्थिति को नियंत्रित कर लिया गया और किसी बड़े हादसे को टाल दिया गया। राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। समय रहते हुई कार्रवाई से बड़ा नुकसान और संभावित दुर्घटना टल गई। देखिए, आज लगभग 4:30 बजे सूचना मिली कि लाइन पार थाना क्षेत्र के अंतर्गत रेलवे ट्रैक पे एक मालगाड़ी है, ट्रेन है, जिसमें आग लग गई है। तत्काल लाइन पार पुलिस और स्वतः मैं मौके पर आया हूँ। यहाँ पे अग्निशमन बल के अधिकारी भी आए हुए हैं। यहाँ पे एक गाड़ी जो रूपसपुर का जो क्षेत्र पड़ता है, यहाँ पे गुजरात से चंगसारी असम की तरफ एक सीजीएस इस गुड्स ट्रेन जा रही थी। उसकी एक बोगी में आग लग गई, जिसमें लगभग 10 स्विफ्ट डिजायर कार थी जो जल गई है। तत्काल मौके पे अग्निशमन बल आया था और उसने पूरी आग को बुझा दिया है। यहाँ पे रेलवे के अधिकारी भी आ गए हैं और अब इस बोगी को अलग करके यार्ड में ले जाने की प्रयास किया जा रहा है। यहाँ पे शांति व्यवस्था कायम है और जो अन्य रूट हैं वो चल रही हैं और ट्रेनें आ जा रही हैं। यहाँ पे शांति व्यवस्था कायम है। वहीं लखनऊ के महानगर थाना क्षेत्र में हनुमान सेतु के पास एक ऑटो रिक्शा अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में रिक्शा चालक और ऑटो में सवार एक महिला घायल हो गई। घटना के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने तत्काल पुलिस को और एम्बुलेंस को सूचना दी। सूचना मिलते ही राहत टीम मौके पर पहुंची और घायलों को प्राथमिक सहायता उपलब्ध कराई। एम्बुलेंस की मदद से दोनों घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी जुटाई और हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी गई। वहीं रामपुर में किशोरी के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने बिजली विभाग के एक अधिकारी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मामले की जांच जारी है। परिजनों की शिकायत के अनुसार किशोरी घर से अचानक लापता हो गई थी, जिसके बाद उसकी तलाश शुरू की गई। जांच के दौरान पुलिस को जानकारी मिली कि एक बिजली विभाग का कर्मचारी उसे अपने साथ ले गया है। पुलिस ने किशोरी को सुरक्षित बरामद कर लिया। पूछताछ और मेडिकल परीक्षण के बाद किशोरी ने आरोपी पर गंभीर आरोप लगाए, जिसके आधार पर पुलिस ने मामले में आगे की कार्रवाई की। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पुलिस ने किशोरी के बयान भी दर्ज करा लिए हैं और मामले में सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि साक्ष्यों के आधार पर निष्पक्ष और सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने एक ऐतिहासिक समझौता किया है। आपको बता दें कि डिजिटल समझौता ये रहा जिस पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ये समझौता दोनों देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे तनाव को कम करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। समझौते के तहत शत्रुता खत्म करने की प्रक्रिया शुरू होगी और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण होर्मुज जलडमरू मध्य के अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक जहाज़ों के लिए फिर से खोले जाने का रास्ता साफ होगा। ईरान के विदेश मंत्रालय ने भी समझौते पर डिजिटल हस्ताक्षर की पुष्टि की है। रिपोर्टों के अनुसार ये समझौता हालिया संघर्ष के बाद क्षेत्रीय स्थिरता बहाल करने, ऊर्जा आपूर्ति मार्गों को सुरक्षित बनाने और भविष्य की वार्ताओं के लिए आधार तैयार करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि परमाणु कार्यक्रम और प्रतिबंधों जैसे कुछ जटिल मुद्दों पर आगे भी बातचीत जारी रहेगी।
तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।